नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। आज हमारा मुद्दा युवाओं से जुड़ा है। युवा पीढ़ी क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार। आजकल युवाओं में तनाव की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर और आम सी हो गई है। जिसे सुनो वो कहता है कि भाई हम स्ट्रेस्ड हैं या तो हम डिप्रेस्ड हैं। ये तनाव उन्हें बेचैन कर देता है, जिसकी वजह से कम उम्र में ही युवा डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। आपने सुना होगा, आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी सहयोगी ने, आपके किसी क्लासमेट ने या फिर आपके बच्चे ने ये कहा होगा कि आई एम फीलिंग एंशियस, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और यह बहुत आम हो गया है, खास तौर पर काम करने वाले युवा जो नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल में भी हैं। वो स्ट्रेस्ड है, वो कहते हैं हम डिप्रेस्ड है। उनके अंदर ठहराव, लगन, काम करने के लिए जो पैशन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जरा जरा सी बात पर स्ट्रेस हो जाते हैं, चिंता होने लगती है, एंग्जाइटी होने लग जाती है। किसी को रिलेशनशिप की एंग्जाइटी है, किसी को जॉब की एंग्जाइटी है। आजकल एक नया चला है सिचुएशनशिप। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो स्टडीज में सामने आ रहा है, आंकड़े ये बताते हैं, जिसमें 25 साल के युवा कर्मचारियों में से 90%, आई रिपीट 90% का मन और दिमाग बेचैन पाया गया। मतलब वो फोकस नहीं है, ये उन्होंने कहा, जिसकी वजह से कई बार अपने आप को हानि पहुंचाने तक के भी ख्याल जो है वो आने लगते हैं। तो शायद हो सकता है कि सुसाइडल थॉट्स जिसे हम कहते हैं, बदलती लाइफस्टाइल की वजह से, बदलते रिलेशनशिप के साइकिल से, अलग अलग चीजें डिप्रेशन का एक बड़ा कारण जो है वो माना जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे युवा डिप्रेस्ड है। ना केवल भारतीय युवा, वर्ल्ड वाइड अगर हम कहें, हम डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी यंग जनरेशन डिप्रेस्ड है। इसमें मेंटल हेल्थ एक बड़ा चिंता का कारण बनता जा रहा है। इसकी वजह से हर साल दुनिया भर में लाखों लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, स्ट्रेस जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेस है तो आप सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन हो रहा है तो सुसाइड करें। नो, स्ट्रेस होने की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल का जो हार्मोन जब बढ़ता है, उसकी वजह से आपको अनेकों बीमारियां होती है। हार्ट डिसीज आपको होती है, हार्ट अटैक जो आजकल आ रहे हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब एक लंबी लिस्ट है कि अगर महज आप स्ट्रेस्ड है तो आपको बीपी, हार्ट अटैक, पीसीओएस, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। भारत में भी डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपके घर में ही 2-3 आपको मिल जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल 70,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये 15 से 29 साल के लोगों में सुसाइड करने का चौथा बड़ा कारण है। तनाव या स्ट्रेस हर व्यक्ति जो है उससे जूझ रहा है, इसे झेल रहा है। किसी को नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन सब अपने आप ही बने हुए एक्सपर्ट। हमारे मन से संबंधित रोग जो होता है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारी मनोस्थिति और हमारी भारी परिस्थिति के बीच जो असंतुलन होता है, इसका सामंजस्य ना बनने के कारण तनाव पैदा होता है। यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है और जो हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वो हमेशा अशांत और अस्थिर रहता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, आप जब स्ट्रेस हैं तो आप फोकस क्या करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? परिवार वालों पे फोकस नहीं कर पा रहे, काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन ही अशांत है। और तनाव की अगर हम बात करें तो तनाव ऐसी चीज है जो व्यक्ति के मन और भावनाओं में अस्थिरता और ज्यादा पैदा करता है। अभी आपने सोचा होगा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग सबसे बेकार होती है। मतलब जिसी पर नहीं भी भड़कना होगा, जिसकी गलती नहीं भी होगी, आप स्ट्रेस्ड होंगे तो उस पर भी चिल्ला देंगे। तो आप इसे ऐसे समझिए, तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, ध्यान नहीं लगा पाता है, जिसकी वजह से उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका क्या कारण है? बचाव के क्या उपाय हैं?
सुनिए संत प्रेमानंद महाराज की जुबानी। ये ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, ब्रह्मचर्य और व्यसन और पापाचरण, ब्रह्मचर्य ना रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। हमारी बात को मूल समझ लो। प्रसन्नता का रहस्य पॉजिटिव चिंतन, पॉजिटिव चिंतन का रहस्य शास्त्र सम्मत आचरण, भगवान का चिंतन, पवित्र भोजन, तो हृदय प्रसन्न रहता है। अब गलत बच्चे शुरुआत से ही हो रहे हैं। बहुत कम समाज में वैसे व्यक्ति रह गए हैं जो अपने को नशे से बचा लें, अपने को व्यभिचार से बचा लें, अपने को गंदी बातों से बचा लें। देखिए, ऐसा नहीं पहले जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं थी, पहले भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर हुआ करता था। अभी बहुत ही ज्यादा चॉइसेस है, बहुत ही ज्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है, इस वजह से है। जैसे पहले क्या था, स्कूल था, कॉलेज था, जॉब थी, शादी थी, लेकिन अभी इतने ज्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं, इतनी चॉइसेस बढ़ गई है हमारे करियर में ही, हमारे रिलेशनशिप्स में ही, डेटिंग ऐप्स, सोशल एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स के सपने, मेरे सपने, बहुत कुछ। जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी आपके पास, उतना ज्यादा डाउट आता है। एक चीज है। दूसरा चीज, पहले भी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम क्या करते थे, भगवान पे छोड़ दो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, रो लेते थे। लेकिन अभी लोगों को अवेयरनेस है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन सोसाइटी समझने को तैयार नहीं है। हमारे पास उतने काउंसलर्स नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है जहां पर हम जाके ये बात कर सके। तो किसी भी रीजन से जा सकता है आजकल यूथ डिप्रेशन। बहुत सारा इस पे इतना प्रेशर है, या कभी घर वालों का प्रेशर होता है, कभी मोस्टली स्टडी का प्रेशर होता है, फिर अगर देखा जाए तो गर्लफ्रेंड का प्रेशर होता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रेशर्स के साथ घिरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है और उससे कोई बात करने वाला नहीं है। के डिप्रेशन में जाने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, जो नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं होता था कि पहले स्कूल में पढ़ लेंगे तो कॉलेज में जाएंगे सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, बिजनेस हो जाएगा, जॉब करेंगे, बट अब न नौकरी मिल रही है न कुछ हो रहा है, तो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है कहीं ना कहीं। समाज असहिष्णु हो गया है और प्रेरित हो गया है। अब किसी को देखा उन्होंने समाज में लड़ते झगड़ते, उन्होंने उसको ही प्रेरणा स्रोत बना लिया। हमारे पिक्चरों में भी ये सब चीज़ चलती रहती है। लोगों ने अभी कुछ पिक्चरें ऐसी आ रही हैं, अभी देखने में आ रहा है, उसमें उनको देख के वो लोग रो रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को। बेसिकली क्या है कि जब लोग ज़्यादा इमेजिन करेंगे किसी चीज़ को तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो है तो नहीं, लेकिन वो दिखता है उनको कि भैया उनको डिप्रेशन है। आजकल की जैसे युवा जनरेशन देख रहे हो, इन लोगों में एक तो कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर, अगर किसी बच्चे के सब्सक्राइब कम हो रहे हैं, लाइक कम हो रहे हैं, वो भी एक कारण डिप्रेशन में बन जाता है। दूसरा, अपने करियर को लेके आजकल की युवा जनरेशन है, करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उसको उस लेवल पे नहीं मिल पाता है, तो भी डिप्रेशन का कारण बन सकता है। और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे। युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रही है? क्यों हमारी जनरेशन डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है? बदलती लाइफस्टाइल या बदलते रिलेशनशिप, बदलते चॉइसेस, क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस का मुख्य कारण है? ये पता लगाने की कोशिश हमारी रहेगी। क्या मोबाइल की वजह से जो आपके ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, कि हर कोई पॉपुलर होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसके पास बेस्ट लाइफ पार्टनर हो, जबकि बेस्ट लाइफ पार्टनर जैसा या बेस्ट पार्टनर जैसा कुछ नहीं होता। क्या इस वजह से हमारे युवा जो हैं वो एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं? अब फिर बढ़ता नशा, कि एक समय में कहा जाता था काम वासना गलत है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो हमारी जनरेशन काम वासना में ही तृप्ति उसे मिल रही है। और क्या सच में असल मायने में वो डोपामाइन जो आजकल कहा जाता है वो हमारे युवाओं को मिल रहा है? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता हमारे साथ, मनोचिकित्सक जुड़ चुकी है। मानसी गुलाटी हमारे साथ, योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट है। साथ ही हमारे साथ स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महाराज आध्यात्मिक गुरु जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रंजना कुमारी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगी। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता।
कुछ ही देर में जुड़ेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। स्वामी जी, शुरुआत आपके साथ। एक समय होता था स्वामी जी, कहा जाता था कि रब है तो सब है। आज का युवा कहता है कि नहीं, रब है तो सब नहीं है, हम ही सब हैं। हेलो, हमसे पूछ रही? जी जी स्वामी जी, आपसे मेरा प्रश्न था। उसको कम करो। देखिए, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। केवल युवा ही डिप्रेशन में नहीं है, छोटे बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में होते हैं और बुजुर्ग भी डिप्रेशन में हैं। कई तरह के कारण अभी चर्चा आप लोग करेंगे, हम भी करेंगे, वो बताया जाएगा। जैसा कि कुछ क्लिप्स आपने दिखाया, तो रब है तो सब है आपने कहा। सच्चाई ये है कि किसी पे भरोसा तो रहता था, और इतनी कंपटीशन है, इतना एक्सपोजर है, सोशल मीडिया है, लगता है उससे पीछे हम कहाँ छूट रहे हैं। हर आदमी आगे बढ़ना अच्छा है, लेकिन आगे बढ़ने के दौर में डिप्रेशन में चला जा रहा है, और दबाव बचपन से ही हो जा रहा है, बस्ते का, किताबों का, माता पिता का, बच्चों के ऊपर दबाव की इतना % लाना ही है। धीरे धीरे वो टेंडेंसी बनती जा रही है, और पूरे प्रकृति में भी परिवर्तन आया है, खान पान में परिवर्तन आया है, चिंतन में परिवर्तन आया है। गाँव में अधिकतर लोग रहते थे, नेचुरल जीवन होता था, पेड़ पौधों के बीच होते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, एक सुरक्षा का वातावरण बना रहता था। अभी बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, और अनिश्चितता की जिंदगी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी होगी तो टूटेगा बचेगा, बहुत तरह की चीजें हैं जो कोई घटना डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी के लिए जिम्मेवार नहीं होता। ये एक टेंडेंसी हो जाती है, घटनाएं बनती रहती है और हम उसके घेरे में आते, लगता एक को हमने छोड़ा अब तो ठीक हो जाएगा, तब तक उसने जो मानसिकता बनी हुई है दूसरी घटना सामने दिखने लगती है। तो इसमें मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। केवल परिस्थितियों को बदल के हम मन को ठीक नहीं कर सकते। परिस्थितियां मानसिक असंतुलन के लिए जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन बहुत विपरीत बेहतरीन बात आपने कही है कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर हम अपने मन को जो है वो जरूर बदल सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बड़ी ये बात है। मानसी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि स्वामी जी जो बात कह रहे हैं वो एक ज्ञान अर्जित करने के बाद कह रहे हैं, कि जीवन को देखने के बाद कि इसका क्या, हम कैसे, आज अगर कलयुग की बात करें तो इसमें हमें कैसे मैनेज करना है, कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। आज के युवा की अगर मैं बात करूं, ना केवल लड़कियों की बात करूंगी मैं, यहाँ पर दोनों मेल फीमेल पे लागू है। सिचुएशनशिप चल रहा है, हुकअप्स चल रहे हैं, अलग तरीके का डेटिंग कल्चर चल रहा है। यहाँ पर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप किसी डेटिंग ऐप का हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ पर आप एक्टिव हैं, वहाँ पर और ऑप्शंस आप तलाश रहे हैं। इनफिडेलिटी बढ़ रही है, यानी चीटिंग बढ़ रही है। आपके पार्टनर, मतलब क्या समाज हो रहा है? जिस सभ्य समाज का उदाहरण भारत पेश करता था, आज हम नहीं पेश कर सकते। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। मैं एक ही बात आपको बोलूंगी, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, इट इज अ वेरी बिग टर्म, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो बहुत ही आम हो चुका है आजकल। तो मैं ऑफ कोर्स, बाकी तो स्वामी जी ने बताया, आप भी इतना अच्छा बता ही रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ मैं कुछ आपको सिंपल सी क्रिया बताऊं जिससे हम स्ट्रेस, एंजाइटी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेंटली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, आपको डिसाइसिव होना है। एक तो जिस तरह से आपने शुरुआत करी थी, आप लोग बता रहे थे नशा वगैरह ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। साथ में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, कोशिश करिए सात्विक भोजन का आहार करिए। तामसिक मतलब जो फ्रिज में पड़ा होता है वो खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, बहुत उससे बेहतरीन बात। वो चीजें तो आपको पूरी तरह ध्यान देनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए नॉनवेज को अवॉइड करिए। अभी खाना बनाया है अभी ही खाइए, ये नहीं आज का खाना आप कल खाएंगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छी क्रिया बताऊंगी जिससे आप लोग और पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जो आपका ईयर लॉब है, प्रेस कर लीजिए 10 सेकंड के लिए, गहरी सांस लीजिए, हम रिलीज,
10 सेकंड में आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। पृथ्वी का जब ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड ही पहले और मानसी जी, हम ये बात जो आप कह रही हैं बहुत बेहतरीन आपने ये इस पर अभी मैं आपसे और डिटेल्स जो है वो चाहूँगी, और अभी हमारे जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय ले लें, फिर मैं मानसी जी विस्तार से ये जो आपने आहार की बात कही है, बहुत बड़ी बात आपने जो है वो कही है, इस पर कहेंगे। रंजना जी, जो अभी करंट सिचुएशन की हम बात करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे, आप थेरेपिस्ट हैं, आप मनोचिकित्सक हैं, आपके पास लोग आते होंगे, पेशेंट कह लें उन्हें, तो किस तरीके के आप आज की जनरेशन को हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं अपने सहयोगियों की बात करूँ, अपने दोस्तों की बात करूँ, या अपने कम उम्र के लोगों की बात करूँ, या अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों की बात करूँ, तो एक कॉमन फैक्टर जो है वो ये रंजना जी निकल कर सामने आता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत अफेक्टेड है। मतलब एक स्थिरता जो है वो उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं है। वो स्थिरता क्यों नहीं है? क्या हमारे पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं और उन ऑप्शंस को हम चूज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम स्ट्रेस्ड हैं? देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं पहली बात की थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, ना मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक विमेंस राइट्स के लिए वर्षों से काम कर रही हूँ, और हमारे पास इस तरह के तमाम केसेस आते हैं, और फिर हम लोग एडिक्वेटली उनकी बात को समझ करके और जहाँ उनको रेफर करना होता है, ख़ास तौर से हम लोग फोर्टिस मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशंस जी के जी। साथ काम करते हैं। तो इसलिए अब ये देखिए, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अब आप लोग उसको जैसे समझना चाहें, साइंटिफिकली होता है कि जेनेटिक फैक्टर होता है कि अगर फैमिली में हिस्ट्री होती है मेंटल इलनेस की, डिप्रेशन की, तो वो आता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो आपने कहा, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता है कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट है, बच्चा या यंग व्यक्ति बचपन में नेग्लेक्टेड और अब्यूज रहा है, उसको ट्रॉमा रहा है किसी तरह का, बड़े होते समय बुलिंग और पीयर प्रेशर था कि आपस के कंपटीशन होते हैं, वो किसी और के क्लास किसी और लेवल के इकोनॉमिक बैकग्राउंड का हो, फ्रेंड्स किसी और लेवल के हो, तो एक खास तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है। फिर उसी तरह से एकेडमिक प्रेशर बहुत है हमारे यहाँ, रटंत विद्या है हमारे यहाँ, शिक्षा तो कोई ऐसी है नहीं जिसमें कि ओपन आपका अपना माइंड, आपका अपना सोच समझ चले। तो वो भी एक एकेडमिक प्रेशर आगे जाके तो बढ़ता ही जाता है, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट नहीं महसूस करते हो, फिर उनके अंदर डिप्रेशन आता है। उसी तरह से कोई लॉस हो या सेपरेशन हो, जैसे कि मान लो किसी परिवार में किसी की डेथ हुई है, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, यंग व्यक्ति के उससे रिकंसाइल नहीं कर पा रहा है, और उसी तरह से क्रॉनिक इलनेस, अगर बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी चलती है, और अक्सर आजकल स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो यंग लोगों में भी और बच्चों में भी क्या देखा जाता डॉक्टर है कि रंजना लंबे जी, अरसे तक। आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, जिन परेशानियों का आपने जिक्र किया, क्योंकि स्वामी जी ने अभी एक बात कही और उस बात से मैं भी सहमत हूँ, आप अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, जो आपको परेशानी आएगी वो तो आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, आप अपने मन पर काम कर सकते हैं, और तभी आप उस सिचुएशन पर काम कर सकते हैं। क्या पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? क्या हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या ये हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या हमने कभी अपने माता पिता को झगड़ते हुए नहीं देखा? ये सब बातें आप कह रही हैं कि एक बैगेज है, आपके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा तो मुझे लगता है मैक्सिमम बहुत सारी जनरेशन ने कैरी किया है। वो झगड़े जो पहले होते थे, आज भी वही झगड़े शायद ज्यादा हो रहे होंगे, बट झगड़े तो हो रहे हैं। देखिए, आपको ये कैसे लगता है कि पहले नहीं था और अब हो रहा है? पहले उसकी जानकारी नहीं थी। पहले अगर डिप्रेशन में कोई है और पहले अगर कोई बीमार है परिवार के अंदर, तो उसको इग्नोर किया जाता था, या फिर उसको परिवार के लोग धीरे धीरे करके आइसोलेट कर देते थे, वो परिवार का हिस्सा ही नहीं रह जाता था। बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते थे। तो ये मत कहिए कि पहले नहीं था और अब होने लग गया, ऐसा नहीं है। ये है, अब इसके प्रति जानकारी बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, इसके इलाज के तरीके निकाले गए हैं। इसकी वजह से आपको ये लगता है कि नहीं, पहले तो हम लोग बड़े अच्छे समाज थे। ये एक तरह का सोच है हमारे मन में कि हाँ, पहले तो सब कुछ बड़ा हंकी डोरी था, हम लोग सारा परेशानी झेल करके। लड़कियों से पूछिए जो आती हैं, और जो महिलाएं हैं जिन्होंने बचपन में झेला है और जो परेशान रही हैं, या परिवार में हिंसा होने के कारण आज भी डिप्रेशन में हैं, तो उनसे, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हुए। सोशल विड्रॉल बहुत सारा रहता था पहले, बिहेवियरल इश्यूज बहुत सारे थे जो हम समझ ही नहीं पाते थे, एग्रेशन, डिफायंस, इरिटेबिलिटी, हमेशा कोई चिड़चिड़ाया रहे, कोई परेशान रहे। उसी तरह से, तो अगर उसको साइंटिफिकली आपको समझना है, तो फिर आपको थोड़ा सा ओपन होकर के सोचना पड़ेगा। पहले सब कुछ अच्छा था और हम लोगों ने सब कुछ नहीं वही नहीं, सब सब कुछ कुछ झेला, लेकिन अच्छा था, हम ये तो नहीं कोई कह नहीं रहे हैं,
दिख हम रहा है सब कुछ हम अच्छा ये तो नहीं आगे कह रहे, बाहर तो क्या निकल आप करके रंजना जी, आपको अगर मैं एग्जैक्टली अभी समराइज करूं या कोट करूं तो आप ये कहना चाह रही हैं स्ट्रेस कोई नहीं बढ़ा है, बस अब लोग इसे एक्नॉलेज करने लगे हैं? रंजना जी, रंजना जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अब पहुंच रही है, बीच में बंद हो आपसे गई थी। आपसे मैम मेरा सवाल ये है कि मैं अगर आपकी जो अभी तक आपने ये बात जो कही है उसको मैं समराइज करूं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि स्ट्रेस डिप्रेशन कोई नहीं बढ़ा है, वही पहले स्ट्रेस था वही डिप्रेशन आज भी है, बस ये है कि हम उसे एक्नॉलेज करने लगे फिर हैं। आप मुझे गलत इंटरप्रेट कर रही नहीं हैं। नहीं मैम, पहले मैं तो आपसे आपने क्लैरिटी पहले मांग तो रही आप ये हूँ। कह रही थी कि नहीं, पहले तो आपने ये कहा, देखिए जो पूरा एक साइंस डेवलप हुआ है इसके चारों तरफ, पूरी एक मेडिकल साइंस है, साइकियाट्रिस्ट है, खाली नाक बंद कर देने से और आंख खोल देने से और सांस लेने से। मैं रोज योग करती हूँ, रोज, ठीक है, इतने सालों से मैं रोज योग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योग मेंटल डिप्रेशन और जो ये सचमुच फिजिकल सिम्टम्स हैं उसके, उसका उसका तरीका मैं बता रही हूँ। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसको आप इग्नोर मत करिए। अगर परिवार में किसी के साथ हो रहा है, बच्चे के साथ हो रहा है, यूथ के साथ हो रहा है, और बार बार इस बात पे मत डाल दीजिए कि नहीं उनकी कोई बॉयफ्रेंड है, कोई गर्लफ्रेंड है। ये कौन सा सोच है? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो होता ही है। ये कौन से समाज में आप जी रही हैं आज की 21st सेंचुरी के आज की तारीख में? कहाँ ये सब चीजें नहीं रोकी मैम, जाती आजकल हैं? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है ना, आजकल बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है ठीक है, नहीं मैम, इट डज मैटर, इट डज मैटर, इनफिडेलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, इट डज मैटर। आई मे करेक्ट यू मैम, इनफिडेलिटी केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे देश में डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, और मेजर फैक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर वो कह रहे हैं कि मेरा पार्टनर इनफिडाइल है, वो चीट कर रहा था, इसलिए नहीं, मेरा वो पार्टनर cheat तो कर लड़की रहा भी था, तो इनफिडेलिटी में जा इसलिए सकती है, मुझे लड़का उसे भी जा छोड़ना सकता पड़ा। है। आप ऐसा मैम, है ना। आप मुझे अगर मैं पूरी आपसे सहमत एक बार नहीं हूँ। अरे आप एक मैम, मैं कह एंकर रही हूँ हैं। आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही आप है, जो एंकर डिवोर्स हैं, आप केसेस अगर मेरी बताए जा बात रहे को हैं कि जानना फैक्टर्स क्या चाहती है, हैं, तो उसमें अगर 3 आप मेरी मेजर बात को फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। उन 3 मैं मेजर आप मुझसे, फैक्टर्स में मैम मेरी और आपकी सुनिए तो तो बहस सही। हो नहीं रही इसमें। नहीं आप रंजना मुझसे मैम, प्रश्न आप पूछिए। रंजना मैम, आप सुनने के माइंड से आई नहीं है, आप केवल सुनाने के माइंड से आई हैं। अगर आप इस अच्छा, तो माइंडसेट से आए धन्यवाद। तो आई एम अगर आपको रियली ऐसा सॉरी, लगता है तो बहुत आई एम बहुत रियली सॉरी। धन्यवाद। मानसी गुलाटी जी, इस पर मैम मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर एक पर्सनल रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसकी वजह से बहुत सारे युवा स्ट्रेस्ड हैं और खुद पर सवाल उठा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मानसी जी, आई एग्री विद यू, आई रियली एग्री विद यू, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिसके साथ में होता है वही ये चीजों को वो कर सकता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक ही बात कहूंगी, मेंटली यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। कहते हैं ना, स्ट्रांग माइंड कैन कैरी अ वीक बॉडी। मेंटली हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिप्रेशन, तनाव, मैं आजकल बच्चियों को देखती हूँ 17-18 साल, सिर्फ माइंड में यही चल रहा होता है। ये चिंता नहीं है उनको कि अपना पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे। यही चिंता है कि बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है, इसके अलावा कोई और चर्चा नहीं है। तो मैं आपकी बात से बहुत सहमत होती हूँ कि आजकल कुछ ऐसा रहा ठीक नहीं है। यही। डॉक्टर सुगंधा से ये बात जान लेते हैं क्योंकि उनके पास केसेस आते होंगे और वो ज़्यादा हमें बता पाएंगी। मैम, अगर हम सिर्फ यंग जनरेशन का एक हम कह सकते हैं कि पूरी जो अगर हम केस स्टडी कर रहे हैं तो उस केस स्टडी में अगर हम यंग जनरेशन को उठा लें, और यंग जनरेशन जब आप मैम आपके पास आती है तो वो किस तरह के उस वक्त मेंटल हेल्थ उनकी होती है, किस तरह की उनकी प्रॉब्लम्स होती है? करियर के लिए तो ऑफ कोर्स हर कोई स्ट्रेस है, आज 45 साल की उम्र का भी करियर को लेकर स्ट्रेस है और 20 साल वाला भी स्ट्रेस है, लेकिन और क्या फैक्टर्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं कि जिस कारणवश आपके पास बहुत सारे युवा आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस डिबेट को एक डायरेक्शन देने के लिए मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, दैट वी विल हैव टू डिफरेंशिएट, हमें अलग अलग करना होगा स्ट्रेस वर्सेस डिप्रेशन। स्ट्रेस एक अलग चीज है ना, और डिप्रेशन जो है एक बीमारी है, एक रोग है जिसके पीछे बायोलॉजिकल रीजंस है, केमिकल चेंजेस है, ब्रेन में न्यूरोबायोलॉजिकल न्यूरो सर्किटरी है चेंजेस, जो कि कई तरीके के पेट स्कैन से, डोपा स्कैन से वगैरह वगैरह से प्रूव की जा चुकी है। तो डिप्रेशन एक बीमारी है ना। स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक आम लाइफ में जो हमारी क्या कहते हैं आगे बढ़ने की क्षमता होती है ना, चाह होती है, उसमें जब नेगेटिवली कुछ फैक्टर्स बे करने लगते हैं तो इंसान स्ट्रेस फील करने लगता है। जब लाइफ की डिमांड्स के साथ इंसान मीट नहीं कर पाता है तब वो स्ट्रेस महसूस करता है, उसकी रिसोर्सेज
उसका साथ नहीं दे ना। तो स्ट्रेस जो है ये आज हर व्यक्ति की जिंदगी में जुड़ा है। ठीक, छोटा बच्चा हो, 80 साल का वृद्ध हो, हर तरीके के स्ट्रेस है, बट जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो ये डिप्रेशन की बीमारी का रूप लेता है, जिसके बारे में रंजना जी ने बहुत ही सरलता से अच्छे से बताया कि कुछ बायोलॉजिकल कारण है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक, कुछ अर्ली ट्रॉमास, लाइफ थ्रेटनिंग ट्रॉमास जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं, है ना, रिलेशनशिप्स हो गए, घर के लड़ाई झगड़े हो गए, एक्सेसिव फोन यूजेज हो गया, वो चीजें भी हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स का अमेलगमेशन होता है मिलने के बाद। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं हर इंसान की जिंदगी में, है ना। मान लीजिए अब आपका ये सवाल है कि जी यूथ मेरे पास आते हैं, जी हाँ, मेरी प्राइमरी जो प्रैक्टिस है पिछले 17-18 सालों से हैज बीन फोकस्ड ऑन यूथ। आई हैव हैड मोर ऑफ यूथ कम टू माय क्लिनिक, एंड ज्यादातर जो बच्चे मैं देखती हूँ, एडोलेसेंट्स जो मैं देखती हूँ, यंग एडल्ट्स जो मैं देखती हूँ, वो स्ट्रेस एंजाइटी लेके सामने आते हैं, डिप्रेशन की परसेंटेज कम होती है। जो ये सवाल है कि ये बढ़ गया है क्या, तो इसमें दोनों बातें हैं। बढ़ा जरूर है, स्ट्रेस का रेशियो बढ़ा है, डिप्रेशन का रेशियो बढ़ा है, लेकिन ये भी जरूरी है जानना कि अवेयरनेस बढ़ी। बच्चे आज आते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, बच्चे आज माँ बाप से कहते हैं मुझे जाना है, बच्चे बंद कमरे में रोते नहीं है, बच्चे छोटे भाई बहन को पीट के गुस्सा नहीं निकालते हैं, है ना। पहले जब होता था तो चीजें इग्नोर भी होती थी और गलत डायरेक्शन से ट्रीटमेंट होता था। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, अल्कोहल में चले गए, गुस्से में निकल गए, गलत संगत में पड़ गए, वो सारी चीजें होती थी। आज अवेयरनेस डॉक्टर बढ़ी। सुगंधा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, शांति लाल जी उनका नाम है। शांति लाल जी बताइए क्या है आपका पक्ष। मैडम, हमारे देश में एक तो समानता नहीं है और दूसरा कि हम एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचता है, और जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, और पढ़ नहीं पाते तो नौकरी नहीं लग पाती, और जो पढ़ पाते तो उनको नौकरियां नहीं है। डिप्रेशन के बहुत कारण है। दूसरा कि जो संतों की बात आई हुई वो अंतरात्मा से संदेश नहीं देते, ऊपर से कंठ के ऊपर से संदेश देते। 2-3 संत अपने देश में आए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, जब अंतरात्मा से उनको कष्ट विचार आया तो उन्होंने कोने कोने में जाके लोगों को ज्ञानी बनाया और हमारा देश विश्व गुरु बना। और उस वक्त कोई तरह का व्यसन नहीं था, कोई तरह की बुराई नहीं थी। आज आसाराम देख लो, राम रहीम देख लो, और कितने ही कथावाचक है, सिर्फ ऊपर से बोलते हैं। उससे हमें लगता है कि यार देश में परिवर्तन ला देंगे। जब तक वो अंतरात्मा से परिवर्तन लाने की प्रेरणा नहीं करेंगे तब तक हमारे देश में परिवर्तन कभी नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। नेहा शालिनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नेहा शालिनी दुआ जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ी। अभी प्रेमानंद महाराज जी का जो बयान है, आप शायद थोड़ा देर से कनेक्ट हुई हैं, उनका ये कहना है कि जो ये बढ़ता अवसाद है, जो ये डिप्रेशन बढ़ रहा है, सेल्फ डाउट बढ़ रहा है, हमारी जनरेशन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि पहले स्वामी जी बेहतर बता पाएंगे, अलग अलग संस्कार होते थे कि शादी से पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। बाकायदा अब तो लोग शायद करते हो कि नहीं, लेकिन अब भी बहुत सारे पूरी एक विधि के तरीके से उसे किया जाता है। और फिर उसके बाद होता था कि पहले के समय में 21-22 की उम्र में शादी हो जाती थी, अगर मैं मेल की बात करूं। उनका कहना है कि ये जो अलग अलग पार्टनर्स आप लेकर आ रहे हैं या फिर साथ ही आप जो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और सेल्फ डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी शालिनी जी? जी, मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि डिप्रेशन का कारण सिर्फ ये ब्रह्मचर्य का पालन ना करना भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन इसका बहुत मेजर जो कारण मुझे लगता है वो कोरोना के बाद से लोगों का फोन पे हर टाइम फोन का यूज करना, हर वक्त ऑनलाइन रहना, स्क्रीन का ज्यादा यूज करना। हमें कुछ कभी ऐसा होता है कि इंस्टा पे या किसी भी उस पे जाएं, सोशल मीडिया पे अपना, तो सोचते हैं कि 10-15 मिनट देखेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। लेकिन हम भी जब जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट सोच के इंसान जाता है और 1.5-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि स्क्रीन का और मोबाइल आज के टाइम में जो हर किसी के हाथ में है, बच्चे से बच्चा हो, क्योंकि कोरोना में तो बच्चों के हाथ में भी फोन देना पड़ा ताकि ऑनलाइन क्लासेस की जा सके। अब उनको आदत ऐसी हो गई है कि वो मतलब फोन के बिना रह ही नहीं सकते। रात को उठो तो फोन देख रहे होते हैं। हर किसी का ये तो मॉर्निंग में आंख खुलते साथ ही सबसे पहले कोई अगर पहले भगवान का नाम लेता था, अब आजकल फोन का नाम लेते हैं।
उठाते हैं सबसे पहले आंख खुली और फोन देखा कि मुझे कितनी मिस कॉल्स आई, ये कितने मैसेज आए। दूसरा, जो ये यूथ में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक दूसरे से ज्यादा आगे बढ़ने की या जेलस की या खूबसूरती के प्रोडक्ट्स की, मतलब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये नहीं रहा। पहले लोग अपने आप को स्वीकार करते थे कि अगर बहुत सुंदर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज उनको लगता है हम सर्जरी, ये वाली सर्जरी भी करा लें, वो वाली सर्जरी भी करा लें, और सर्जरीज भी कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करती हैं। मैं मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि आपको सर्जरी से वैलिडेशन मुश्किल चाहिए होता। सोशल मीडिया पर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन चाहिए। स्वामी जी, बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फिर उसके बाद मैं मानसी जी के पास भी आना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जैसा अन्न वैसा मन। इस पर हम चर्चा करेंगे। राहुल हमारे साथ, एक कॉलर यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। राहुल, अपना सवाल बताइए। मैम हेलो। जी राहुल जी, अपना प्लीज सर टीवी म्यूट कीजिएगा, आवाज जो है वो एको होगी। सोशल मीडिया के अंदर, हेलो नमस्कार राहुल जी, अपना सवाल बताइए। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, शायद उन तक आवाज़ जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। स्वामी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसा अन्न वैसा मन, ध्यान लगाना, अध्यात्म की ओर जाना, स्पिरिचुअल जर्नी होना, भगवान का नाम लेना, सुबह जल्दी उठना, रात के समय में थोड़ा जल्दी सो जाना, ये जो एक पहले लाइफस्टाइल होती थी और आज जो ये फॉलो नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? देखिए, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। ये इसका भी एक फैक्टर है कि जैसा खाए वैसा मन, और तनाव मन का ही खेल है सारा। जैसा कि मैडम ने कहा कि डिप्रेशन अलग है, तनाव अलग है। सच कहा उन्होंने कि जब वही तनाव बढ़ते बढ़ते जब अधिकतम स्थिति में आता है तो केमिकल चेंजेज होते हैं, आदमी डिप्रेशन में फिर मरीज हो जाता है। बिल्कुल। और अन्न का प्रभाव आपने पूछा था, तो निश्चित ही माइंड में 3 तरह के रिसीवर होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और उसके हिसाब से थॉट ब्रेन कैच करता है, जो आध्यात्मिक रूप से, अब साइकोलॉजिकल जो भी हो, और उसके ऊपर खाने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन केवल इसी का प्रभाव पूरे वातावरण के तनाव और इस पे नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा असर है कि मानसिक संतुलन के लिए, मन की शांति के लिए सात्विक आहार की जरूरत है। और साथ ही जैसे मान लीजिए आजकल कहते हैं लोग कि शुगर मैनेज करिए या रिवर्सल करिए, तो खाने पीने पे ही ध्यान देते हैं कि उसमें सात्विक खाइए, जंक फूड नहीं खाइए, समय पे खाइए, समय पे सोइए, आपका जो मेटाबॉलिक चीजें हैं वो आपके रूटीन से ठीक होने वाली है आदि, स्वामी जी और आप कुछ आगे अपनी दवाइयों बात से ठीक रखिएगा। होने। कैलाश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं कॉलर। कैलाश जी, अपनी बात रखिए। जी जी, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, जो ये भविष्य मल्लिका किताब है जो लिखी हुई है, वो उसकी बात सत्य है या फिर गलत? सर एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराइए। ये भविष्य मल्लिका जो किताब लिखी हुई है जगन्नाथपुरी से, जो वो किताब सही है या गलत है? मैं सवाल सर आपका नहीं समझ पा रही हूँ। स्वामी जी, आप क्या सवाल जो है वो पूछ पा रहे हैं? जहाँ तक मैं समझ पाई वो ये कह रहे कि भविष्य पर जो किताब लिखी हुई है, क्या वो सच है कि नहीं? चर्चा के सब्जेक्ट से बहुत बाहर है। वो किसी किताब के बारे में पूछ रहे हैं कि सही है या गलत है, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ कोई जवाब देने। ठीक है। अब स्वामी जी, आप अपनी बात जो है वो पूरी कीजिएगा, और मैं चाहती हूँ आप एक बार, जो ब्रह्मचर्य का बार बार जिक्र किया जा रहा है, अब मुझे नहीं पता कितने परिवारों में, हिंदू परिवारों में अब वो होता है कि नहीं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक पूरे रीति रिवाज से विवाह से पहले, कुछ साल पहले, जब अगर लड़का जब बड़ा हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का एक संस्कार जो है वो संपन्न कराया जाता है। वो अलग अलग से कौन से संस्कार होते हैं, आप एक बार स्वामी जी वो भी बताइए। जी बता दे रहे हैं। देखिए, 16 संस्कारों की परंपरा हमारी संस्कृति में रही है, सनातन भारतीय संस्कृति में। पहला संस्कार होता था गर्भधारण संस्कार, जो विवाह के पश्चात होता था। जब माता पिता विचार करते थे कि संतान की उत्पत्ति करनी है, तो सात्विक आहार रखते थे, संयम चिंतन रहते थे, और उसके बाद संपर्क करते थे।
फिर जब गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता था तो पुंसवन संस्कार किया जाता था, और इसकी बड़ी भारी भूमिका थी कि जो माँ खा रही है, सोच रही है, उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता था। इसलिए खान पान माता का बहुत ध्यान दिया जाता था, जो सोच रही है या जो देख रही है या जो सुन रही है। आपने महाभारत की घटना सुनी होगी कि चक्रव्यूह तोड़ना अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सुना था और सीखा था। तो बहुत कुछ बच्चों में संस्कार माँ के पड़ जाते हैं, उनके सोच के, उनके खान पान के, उनके देखने के, सुनने के। ये पुंसवन संस्कार, ये 3 महीने का गर्भ जब होता था तब पूजन किया जाता था, जिसको आजकल गोद भराई टाइप का कुछ बोलते हैं। फिर बच्चा होने के बाद अलग अलग संस्कार होते थे, जिसमें नाम रखने का संस्कार होता था, हाँ, वो फिर आज भी कर्म परंपरा छेदन है। संस्कार होता था, विद्यारंभ संस्कार होता था, फिर मुंडन संस्कार होता था। अब जो 8 वर्ष का हो जाता था या 10 साल का हो जाता था तो उसका गुरु दीक्षा और वेदारंभ संस्कार होता था, जिसमें जनेऊ संस्कार भी साथ में शामिल रहता था जब वो गुरुकुल में प्रवेश करता था। तो ब्रह्मचर्य नाम से अलग से कोई संस्कार नहीं होता था, लेकिन वो मान लिया जाता था कि एक छोटा बच्चा है, वो 8 साल की उम्र में गुरुकुल में गया, वहां वो तपस्या करेगा, उसको सात्विक चिंतन, सात्विक आहार, सामाजिक सामंजस्य, ज्ञान, विद्या और परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्र के बारे में, व्यवस्था के बारे में, जीवन के बारे में, उसके जो शारीरिक विज्ञान है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब पढ़ाया जाता था, और जीवन कैसे जीना है ये भी सिखाया जाता था। आज समस्या ये, अभी हम आगे बढ़ाएंगे, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखा दी जाती है, मैनेजमेंट सिखा दिया जाता है, डिग्रियां आ जाती है, पैसा भी और कमाने ये जो लगते हैं, आपने बड़े-बड़े अभी पोस्ट पे भी संस्कार चले बताया जाते कि हैं। जब आप गुरुकुल जाएंगे और उस वक्त ये संस्कार जब संपन्न किया जाता बस था, इस ला रहे, संस्कार का एक लाइन ये क्यों, सर मैं एक सवाल आपसे, स्वामी जी मेरे मन में, जहन में सवाल आ रहा है कि इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या था? क्योंकि अभी अगर आप ये सब बोल रहे हैं तो अभी दर्शक मांग रहे होंगे, हमारे को पैनलिस्ट मांग रहे होंगे लॉजिक, क्या फोकस बढ़ जाए, ये लॉजिक था? क्या लॉजिक था? लॉजिक ये था, जैसे अभी स्कूल में एडमिशन कराते बच्चे का, तो बच्चे के एडमिशन कराने में क्या लॉजिक होता है? बच्चा पढ़ेगा, संस्कारी होगा और योग्य बनेगा। और पहले परंपरा थी गुरुकुल जाने की, घर से स्कूल जाने की परंपरा नहीं थी, और वहीं पे गुरु माता के पास रहकर वो सारे विद्या अध्ययन करते थे वहीं से। अब 25 साल के बाद वो लौट के आते थे। आज जो समस्या हो रही है कि कोई बोल दे रहा है कि 14 साल में शादी कर देनी चाहिए, कोई बोल दे रहा है 18 साल में होनी चाहिए, और संविधान हमारा अलग 18 या 19 का जो भी है टारगेट। लेकिन पहले के जमाने में बीच के मुगल काल की स्थितियों को छोड़ दे, जब छोटी उम्र में शादी करके गौना किया जाता था, लाया जाता था बड़े होने पे, शादी करके छोड़ दिया कि नहीं शादीशुदा है, और वो अपने माँ के घर में, मायके में रहती थी, बड़े हो जाने पे विदाई होती। यही परंपरा जब प्राचीन काल में थी तो 25 साल में तो गुरुकुल से लौट के आते थे तब, और 25 साल की उम्र में गृहस्थ में प्रवेश करते थे, और कोई अलग से ब्रह्मचर्य का सर्टिफिकेट देने की किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये स्व प्रेरणा की चीज ठीक है, है। समझ की चीज है, मानसी जी और मुस्कुरा रहे हैं और संयम की काफी चीज देर है। से इंतजार कर रही हैं कि इस पर क्या कहना चाहेंगी। आपके पास भी मैम मैं आऊंगी। सुगंधा जी, आपकी भी इस पर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कहना चाहती हैं इस पर। लेकिन मानसी जी देखिए, एक तरफ तो ये कि हमारा धर्म, ज्ञान और जो इतनी तपस्या हमारे ऋषि मुनियों ने की है और उन्होंने क्या अर्जित करा, और फिर आगे आने वाली हमारी पीढ़ी पर वो छोड़ रही हैं कि अब आपको इसको फॉलो करना है तो ठीक, बाकी फिर आप अपना जीवन जाए। कहना चाहूंगी, आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी, साधु संतों की बातों को दिल से लीजिए, दिमाग से मत लीजिए। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, आपकी खुद से ही बैटल है अपने साथ में। तो कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए। जैसे अभी हम आहार की बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए आहार में। आपको फॉलो करना है रीजनल, सीजनल, नेचुरल, रॉ, एंड यू नीड टू फॉलो नेचुरल चीजें। सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, ट्रेडिशनल खाइए, 5 चीजें फॉलो कीजिए। पानी बहुत पीजिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। और लेकिन मैं एक सवाल आपसे मानसी जी पूछना चाहूंगी विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर सुगंधा एंड मॉडर्न साइंस एंड साइंटिफिक एवरीथिंग। मैम, ये जब भी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इनके सामने अगर मेडिटेशन की बात करो, योगा की बात करो, इंट्रोस्पेक्शन की बात करो,
ऐसी ऐसे मतलब हमारी संस्कृति से जुड़ी जो चीज़ों की बात करो, ये पहली बार नहीं है, बहुत बार हम डिबेट्स करते हैं और बहुत बार चर्चा करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ऑफेंड हो जाते हैं। ये ऑफेंड क्यों हो जाते हैं? क्यों हम योगा की अगर हम बात कर रहे हैं, बेहतर लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, ये तो प्रूवन है ना, बाहर के देशों में अब योगा हो रही है। अब हम तो नहीं कह रहे भाई योगा करो। मुझे नहीं मालूम है कि आप किसका रेफर कर रही जी हैं, but मानसी जैसे जी, आप बता दें मैम कि मैं ये आपके पास आऊंगी। मैम मैं आपको पूरा समय दूंगी। मानसी जी से मेरा सवाल है, मानसी जी आप इसके पीछे क्या कारण समझती हैं? योग हमारा जीवन जीने की कला है। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है आजकल हर इंसान योग करता है। आप बैठे हो तो आप योग कर रहे हो, आप खड़े हो तो आप योग कर रहे हो, आप बात कर रहे हो तो आप योग कर रहे हो। योग आसन नहीं है, योग ध्यान नहीं है, योग साधना है। जीवन में कोई भी कर्म करो वही योग है। तो सभी लोग योग कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी हम योग कर रहे हैं। तो योग से तो सबको एवरीवन इज वेरी कंफर्टेबल। मोदी जी भी योग कर रहे हैं, सब लोग योग कर रहे हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए। योग करेंगे तो मेंटली आप लोग और स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता, क्या आप मनोचिकित्सक होने के नाते, क्या कभी आपके पास कोई पेशेंट आता है या कोई यंग जनरेशन, कोई भी जनरेशन आती है, तो क्या उन्हें कभी आप मेडिटेशन, कभी योगा, कभी एकांत में रहने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने के लिए क्या कभी सजेस्ट करती हैं? या फिर अगर वो ये सवाल आपसे पूछती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? देखिए, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। मैं पहली बार ये बात सुन रही हूँ कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अरे मैम डिबेट करने लग जाते हैं, भड़क जाते हैं। सीरियसली अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पर्चे देखेंगे ना, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें साइड में जरूर लिखा होगा 30 मिनट वॉक डेली, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, एक लिस्ट होगी कि जी ये 4 चीज आपने नहीं खानी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, कोका कोला ज्यादा नहीं पीना है, सिगरेट कम कर दीजिए। इनफैक्ट पेशेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम वो मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, ड्रिंक करना है, मैं ये दवाई छोड़ दूं? तो उनसे यही लिखा जाता है कि जी आप ड्रिंक छोड़िए, दवाई नहीं छोड़नी है आपको। तो ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखिए हम डॉक्टर्स हैं, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्वस्थ काया होगी तभी मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। स्वस्थ काया के लिए आपको डाइट अच्छी चाहिए, आपको स्लीप पूरी चाहिए, आपको अपना शरीर को मशीन की तरह एक्सरसाइज भी देनी है, रिलैक्सेशन भी देनी है, स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना है, ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ इमोशनल साइकोलॉजिकल बढ़ा सके। तो ये 5 चीजें तो हमें डॉक्टर करनी सुगंधा, पता नहीं अभी कैसे दर्शक या को पैनलिस्ट अभी इस पर टेक लेंगे अपना, लेकिन आज मैं देखती हूँ मैम, जब मैं ऑफिस के बाहर जाती हूँ या अपने घर की ओर कभी मेट्रो स्टेशन से जा रही हूँ, पुरुष हो या महिला हो, हर कोई स्मोक कर रहा है, हर कोई स्मोक कर रहा है और बहुत कूल होके मैम स्मोक कर रहा है। ये जो स्मोकिंग हो रही है, ये ड्रिंकिंग हो रही है, यही तो तामसिक जीवन है ना? क्या है हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, यही तामसिक जीवन है। अब आप उसको अलग टर्म कर लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, हमारी शारीरिक सेहत भी खराब करता है, मानसिक भी खराब करता है, और जहां तक हो सके नहीं होना चाहिए। पर अगर हम योगा की बात कर रहे हैं, जिसको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं खुद अपने पेशेंट्स को लिखावट में देती हूँ, कभी आप किसी से बात करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इट्स अ यूजुअल प्रैक्टिस। आई नेवर से कि भैया आप दवाई लो और सब भूल जाओ, वो हो ही नहीं सकता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट यदि करना है और बायो साइको सोशल की मॉडल की बात की जाए तो हमें हेल्दी जीवन जीना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, 10वीं का बच्चा है, सुबह 6 बजे उठता है, 6:30 वैन आती है, 7:15 स्कूल लगता है, 2:30 बजे स्कूल से आता है, 3 बजे तक लंच करके 3:30 ट्यूशन जाता है, 6:30 वापस आता है, 1 घंटा बैडमिंटन खेलता है, घर आता है, नहाता है, खाता है, आधा घंटा रेस्ट करता है, फिर होमवर्क में लग के 12-1 बजे सोता है। अब अगर मैं इस बच्चे से कहें कि आप योगा का टाइम निकालिए, तो कैसे हो सकता है? डेली तो नहीं हो सकता। लाइफस्टाइल इतने बदल गए हैं, डिमांडिंग बदल गए, और अनफॉर्चुनेटली समय को साथ चलना पड़ेगा। स्ट्रेसर्स लाइफ में नए नए आएंगे, जैसे जैसे जनरेशंस बढ़ेंगी स्ट्रेसर्स बदलेंगे। हमें अडेप्टेशन सीखनी है कि जी ये तो आएंगे नए नए स्ट्रेसर्स। पहले टीवी की लत लगती थी, ट्रांजिस्टर के गाने की लत लगती थी, अब ये जी फोन की लग गई, सोशल मीडिया की लग गई। अब हमें इसमें से रास्ता निकालना है कि हम बैलेंस कैसे करें। आप समाज से कट के भी नहीं जी सकते। आज बच्चों की पढ़ाइयाँ फोन के स्मार्ट एज के वॉक उस पे आती हैं, ऐप्स पे आती हैं, आपको उन्हीं में असाइनमेंट्स देने होते हैं। सही कह रही हूँ मैं, है ना? अब कहने की बात है कि यंग लोग अभी परेशान होने लग गए, पहले तो नहीं होते थे। ठीक है नेहा जी, हम कहने को तो कह रहे हैं कि भाई गुलामी वाली मानसिकता छोड़ दीजिए, गुलामी वाली जो लॉज हैं उसको छोड़ दीजिए, ये जो गुलामी वाली लाइफस्टाइल है। नेहा जी हमारे साथ मुझे लगता है अभी कनेक्टेड नहीं है, उनसे एक बार ही हम फिर कनेक्ट करेंगे। मानसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानसी जी, लंबे समय से हम ये गुलामी वाली
गुलामी वाली मानसिकता, गुलामी वाले लॉज, गुलामी वाला ये, गुलामी वाला, और ये जो गुलामी वाली लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उसका क्या? ये जो मैम बता रही हैं अभी कि अभी हमें वो पूरा सिलेबस ही जब स्मार्टफोन पर आ रहा है, टैब पर आ रहा है, तो मैं कैसे कह दूं स्कूल को कि भाई मैं नहीं देख रही, मुझे आप पेपर में दीजिए? और कहाँ के कौन से स्कूल में गुरुकुल की पढ़ाई हो रही है मानसी जी, अब यही बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक ही बात बोलूंगी, अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करिए। अभी देखिए, सोचते हैं 1 मिनट में पता नहीं हमें कितने थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी करूं, वो भी करूं, कितने थॉट्स आते हैं, हमें अपने माइंड पे ही बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही आप रोज आधा घंटा अपने लिए निकालिए, कोशिश करिए रोज 5 मिनट ही योग करिए, लेकिन करिए। लेकिन मानसी जी आप बार बार बहुत आसानी से, वही तो मैम ने बात कही कि पूरा दिन स्केड्यूल इतना बिजी है, मैं अपना ही स्केड्यूल आपको सुना दूंगी मैम, आप शॉक हो जाएंगे, योगा करने का टाइम ही नहीं है। तो बात नहीं, ये लेकिन है मैं यहाँ आपको पर पहले भी बोल रही थी। सवाल ये है मैम कि यहाँ पर योगा करने का समय ही नहीं है ना। अगर आपको डेली बेसिस पर, एक स्कूल के बच्चे की मुझे लगता है हमसे भी ज्यादा हालत खराब है, हम तो महज 9 घंटे नौकरी करनी है, उन्हें तो 9 घंटे स्कूल में भी रहना है, फिर उसका होमवर्क भी करना है, ट्यूशन भी अटेंड करनी है, मतलब वो तो रोबोट ही बन गए हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और दूसरा सवाल मानसी जी मेरा आपसे ये है कि हमारी जो जनरेशन है उनकी तामसिक प्रवृत्ति क्यों है? तामसिक प्रवृत्ति से मेरा तात्पर्य ये है, मोमो खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, सिगरेट पी लो, ड्रिंक कर लो। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानती हूँ, स्ट्रेस हो रहे, एंजाइटी हो रही है, उससे टाइम नीचे जाते हैं और बस निकाल लिया, बस लगता है कि बस यही है। बिल्कुल, मैं एक बात बोलूंगी, देखिए ये जो सब चीजें हो रही हैं वो तो सबको पता ही है, मैं इतना ही बोलूंगी, कोशिश करिए। देखिए, कोशिश करना आपके लिए जरूरी है। स्ट्रेस होगा तो और भी प्रॉब्लम होगी, मोटापा, ओबेसिटी, डिप्रेशन जो भी आप बात कर रहे हैं, या हार्ट का इशू, सारी प्रॉब्लम्स होगी, डायबिटीज होगा। तो कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए। कोशिश करिए 5 बजे के बाद, अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो घर में फ्रेशली। अच्छा मानसी जी, दिलचस्प बात ये है, जो ये जितनी भी ये फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अभी भारत में बहुत वो हुई है। हमारे घर में तो हमारे संस्कार ऐसे थे कि आटा एक ही बार ही गूंथता था, वो फ्रिज में जाता ही नहीं था, वो उसी टाइम बस वो गूंद के उसको खाया। लेकिन ये जो ये प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इससे एक तरफ तो कहा जा रहा है बीमारियां अलग हो रही है और ऊपर से आप स्ट्रेस अलग हो रहे हैं, तो ये भी तामसिक श्रेणी में ही आता है खाना। बिल्कुल, मैं वही एब्सोल्युटली आपको यही बात बोल रही हूँ। कोशिश करिए 5 बजे के बाद जंक फूड मत खाइए, कोशिश करिए 5 बजे के बाद शुगर मत खाइए। तो कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा तनाव है, आप लीजिए 1 ग्लास में थोड़ा 1 तेज पत्ता डाल दीजिए, सोक इट ओवरनाइट, वो पानी आप 14 दिन पीजिए, आप तनाव मतलब लाइफस्टाइल जो है वो आप अपनी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी, अब सवाल यही है कि ये जो अब मतलब यूथ को समझाए कैसे, आज की युवा पीढ़ी को स्वामी जी समझाए कैसे कि जो तामसिक प्रवृत्ति आप अपना रहे हैं, हमें किसी की पार्टी करने से कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी की ड्रिंक्स करने से कोई आपत्ति नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपकी जीवन शैली जो आपकी है वो अच्छी है, आपके जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव डाल रही है? इसका जवाब क्या है स्वामी जी? देखिए, जीवन शैली तो बिगड़ी हुई है और आकांक्षाएं भी अनलिमिटेड है। एक घटना आपको बताएंगे, डेल कार्नेगी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि एक बार अमेरिका में 6 लोग प्लेग की बीमारी से मर गए, तो सरकार की पूरी मशीनरी लग गई थी उनको समझाने में कि इससे बचेंगे कैसे। ये देख के रोना आ गया, डेल कार्नेगी का लिखा हुआ है। तो बोला, आप कहेंगे कि रोना क्यों आया? इसलिए आया कि लोग 6 व्यक्ति मरे हैं प्लेग से, तो हजारों आदमी समझाने जा रहे हैं, और चिंता से, तनाव से और इस तरह के मानसिक रोगों से लाखों लोग, कोई एक्सीडेंट किसी का हो रहा है, कोई ओवर ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सरकारी इंतजाम इनको समझाने के लिए नहीं। तो हम नहीं कह रहे कि सरकार को करना चाहिए या नहीं, किसी भी तरह हर व्यक्ति को घर में कोशिश करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग कुछ मिले, कुछ अच्छे विचार मिले। जब विचार, क्योंकि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसकी पर्सनालिटी विचारों का ही परिणाम है, और उसकी आदतें भी रोज बार बार सोचे हुए विचार ही है, और उसी से वो नशा में जाता है या तरह की चीजें खाता है जिससे दुष्परिणाम होते हैं। तो दिन भर के खुराक में भोजन के साथ साथ कुछ अच्छा सोचने का इंतजाम करें, पॉजिटिव थिंकिंग हो, और साथ में भरोसा किसी पे,
एक बड़े दार्शनिक है, उन्होंने कहा कि इफ देर इज नो गॉड यू मस्ट मेक एटलीस्ट वन। अगर भगवान न भी होता हो तो एक बना लेना, जीने का सहारा हो जाएगा। और तो थोड़ा कोई अदृश्य सत्ता के प्रति भरोसा भी रखे और हर चीज अपने ही कंधे पे, अपने ही सिर पे न लेके कि अब क्या होगा, अब ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, अब कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो कुछ भगवान पे भी छोड़े, अच्छे कुछ चिंतन भी क्या, रखे, मुझे अच्छा ऐसा भोजन लगता है भी स्वामी करें, जी, शारीरिक संयम भी हमारे रखें। हाथों में कुछ है क्या? मतलब हमारे हाथों में, और ये बात सबको पता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन सब होनी की ही सोच रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए दो बातें हैं यहाँ। एक तो भाग्य और कर्म वाला विषय आपने उठा दिया है कि हमारे हाथ में है या नहीं है। हम तो कर्म उस करने के तरह लिए से आए हैं ना देखेंगे तो स्वामी नहीं। जी। हाँ नहीं, कर्म करेंगे तो फिर जब हाथ में नहीं है तो क्यों कर्म करेंगे? कर्म का जब कोई रिजल्ट ही नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट अपने मैं आपकी बात जी। सर आंखों पर स्वामी जी, कि अगर हमें लालसा ही नहीं होगी किसी बात की तो फिर हम कर्म भी क्यों ही करेंगे? हम तो एकदम चिंताजनक ही नहीं होंगे कि भाई सब कुछ ही भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस भी तो रखने की जरूरत है ना, कि कर्म कर रहा हूँ ठीक है, किस्मत में होगा मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। उसी बात को हम बताना चाह रहे हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा न रखिए। यहाँ ये नहीं कहा कि फल की योजना न बनाए और फल के लिए आकांक्षा ही न रखें, उसमें आसक्त न हो। आप कर्म करिए, संतुलित रहिए। अगर कुशल कर्म होगा, योगः कर्मसु कौशलम भी कहा गया गीता में, कि कुशल कर्म करने का नाम योग है। अगर कर्म कुशल है तो परिणाम भी कुशल आएगा। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न भी पूरा नहीं हुआ है। तो मन को संतुलित करके और प्रयत्न करें, डिस्टर्ब उसमें ना हो, इसके लिए सदचिंतन जरूरी है। यहाँ पर डॉक्टर सुगंधा आपसे सवाल रहेगा, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आपके पास यंग जनरेशन आती है, तो उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप क्या कहते हैं कि प्रीच करिए, या आप एफर्मेशंस भी कहा जाता है कि आप वो करिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोलिए, इसका सोल्यूशन क्या है? गलत डाल दिए। देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिन बच्चों का थोड़ा झुकाव होता है, जिनकी फैमिली थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से होती है, उनको थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बोला जाता है। जो साइंटिफिक माइंडसेट रखते हैं उनको इसी तरीके की चीजें जो आपने बोला, पॉजिटिव एफर्मेशंस उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है कैसे एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वही मिलेगी, पॉजिटिव करेंगे तो वही मिलेगी। इसके अलावा शेयरिंग, अकेले नहीं रहिए, बड़े से शेयर करिए, स्कूल काउंसलर से शेयर करिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखिए, एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग में मत जाइए, ओपननेस ऑफ माइंड रखिए, अलग अलग विचारों को एक्सप्लोर करिए। ये सारी चीजें जो है कही जाती। बट अगर मैं समराइज करूं तो देखिए, जो तामसिक की बात हो रही है, ब्रह्मचार्य की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, नशे की बात हो रही है, ये सब चीजें जाहिर बात है हेल्थ को खराब करती है, फिजिकल भी और मेंटल भी। अब चेंज कैसे लाया जाए? चेंज तब आएगा जब रूट लेवल से ही जागरूकता पैदा की जाए। जैसे अब स्कूल्स के लिए नोटिस आया कि जी आप एक्स्ट्रा शुगर वाला खाना नहीं बेचेंगे, या हर खाने के ऊपर कैंटीन में लगा होगा जी इस खाने में ये है ये है। कई स्कूल्स में, मेरे अपने बेटे के स्कूल में पास्ता वगैरह मिलना बंद हो गया, तो वहां से आपने जागरूकता की शुरुआत। बिल्कुल, डॉक्टर्स के कैंप्स हो, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो जागरूकता पैदा करें साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि सिगरेट हो गई, आजकल वेपिंग बहुत चल रही है, वेपिंग इतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है वो बहुत यंगस्टर्स करने लगे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, पॉपकॉर्न लंग हो रहा है, बट उन्हें मालूम ही नहीं है। वो कहते जी ये तो सेफ है, इसमें तो निकोटीन टबैको कुछ है ही नहीं, हमें क्यों रोक रहे हो? ठीक है, तो जागरूकता पैदा की जाए स्कूल लेवल से, छोटे लेवल से, अखबारों में इश्तिहार हो, टीवी पे जिंगल्स हो, जो कि घर घर पहुंचे, बच्चे बच्चे तक पहुंचे। ठीक बात है, अगर अकेलापन ना हो तो बच्चे क्यों? बिल्कुल, और ये अज्ञानता है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारी जो जनरेशन है वो लगातार, हम कह सकते हैं, बिगड़ैल हो रही है। और क्योंकि ये बिगड़े वाले ही लक्षण है कि आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कहाँ किस हद तक ठीक है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।